हेलो एंड नमस्कार। मैं हूं मनोज जायसवाल। जैसा कि आप जानते ही हैं, बीपीएससी का टेस्ट पेपर का डिस्कशन चल रहा है क्रॉनिकल आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज टेस्ट पेपर का पहला सवाल है, क्रिटिकली एग्जामिन द थ्योरी रिगार्डिंग रूल ऑफ लॉ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एज यू नो, द concept of rule of law was originally given by Mr. Dicey। तो देखो, इस प्रश्न के उत्तर में क्या क्या मुख्य बात है। पहली बात जो आपको मुख्य रूप से देखनी है, ये कह रहा है थ्योरी। इवैल्यूएशन किसका करना है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन किसका करना है, आलोचनात्मक परीक्षण किसका करना है, तो सब थ्योरी का करना है। और थ्योरी किसने दी है, तो थ्योरी दी है डाइसी ने। आप सब जानते हैं, हालांकि उसके पहले जस्टिस कोक थे, वहां तक जाने की आवश्यकता नहीं है। तो चूंकि थ्योरी दी है डाइसी ने, तो यहाँ पर क्या होगा, डाइसी का सिद्धांत प्लस भारत के संविधान में ये जोड़ देता है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वास्तव में ये प्रश्न जितना सीधा दिख रहा है, उतना सीधा है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। केवल ये बता नहीं देना है कि विधि का शासन का सिद्धांत क्या है, बल्कि विधि के शासन के सिद्धांत को का आलोचनात्मक परीक्षण करना। बात को समझिए। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो इसको सबसे पहले आपको पता ही है कि अब इस प्रश्न का हम लोग क्या करेंगे, तीन पार्ट इसका आएगा। इंट्रो का पार्ट, बॉडी का पार्ट और कंक्लूजन जिसे आप कहेंगे, वहां मैं इसको कहूंगा इस जगह क्रिटिकल एग्जामिनेशन, टू बी वेरी फ्रैंक। और वही इसका, और लास्ट में एक लाइन का दो लाइन का कोई कंक्लूजन जोड़ देंगे, वो एक बड़ा मुद्दा नहीं है। ठीक है। तो अब देखिए कि इसकी शुरुआत कहाँ से करनी है। तो इस प्रश्न के उत्तर की शुरुआत करनी है आपको इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन यानी कि आपके उत्तर की शुरुआत हो रही है साहब। और उत्तर की शुरुआत में आप सबसे पहले यही बताएंगे कि द थ्योरी ऑफ रूल ऑफ लॉ was given by A.V. Dicey in his सेमिनल वर्क यानी कि उनकी जो किताब है उसका नाम, एन इंट्रोडक्शन टू द लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एन इंट्रोडक्शन टू द लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में इसको लिखेंगे आप लोग कि विधि का शासन का सिद्धांत एवी डाइसी द्वारा लिखे एवी डाइसी द्वारा उनकी पुस्तक संविधानों की विधियों की प्रस्तावना। हालांकि हमेशा मेरा एक सजेशन रहता है, इसी को आप क्या करें, जब नाम रहे शीर्षक रहे किसी चीज का, तो उसको क्या करो, देवनागरी में लिख दो एज इट इज, एन इंट्रोडक्शन टू द लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप हिंदी में लिख दीजिए, मैं दिया था। इसके अंतर्गत उन्होंने तीन सिद्धांत दिए। ही हैज गिवन फॉलोइंग थ्री प्रिंसिपल्स अंडर इट। नंबर वन, absence of use of arbitrary use of power, absence of arbitrary use of power। ठीक है। शक्ति के निरंकुश प्रयोग का, शक्ति के निरंकुश प्रयोग का अभाव, प्रयोग का अभाव। अब इस सिद्धांत की खास बात क्या है, आप जानते हैं। जब कहते हैं कि
शक्ति का निरंकुश प्रयोग ना हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ साफ हुआ कि भाई जिसके पास पावर है वह उसका निरंकुश प्रयोग ना करे। लेकिन इसको डाइसी ने कैसे समझाया? क्योंकि विधि की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि जो है कैसे समझाते हैं इसको, तो कहते हैं नो पर्सन शैल बी पनिश्ड, नो पर्सन shall be punished, no person shall be punished without the violation of a law, without the violation of a law, and any law has been violated should be, पहली बात, किसी भी व्यक्ति को विधि का उल्लंघन किए बिना दंडित नहीं किया जा सकता। फिर वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति द्वारा, किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी कानून का उल्लंघन किया गया है, इसका निर्धारण कौन करेगा? तो determined should be determined by a court of law, by an ordinary, आई एम सॉरी यहाँ थोड़ा सा वर्ड यूज करना है, by an ordinary court of law। ठीक, तो कहते हैं कि किसी कानून का उल्लंघन हुआ है, इसका निर्धारण सामान्य न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए, सामान्य न्यायालय द्वारा सामान्य तरीके से किया जाना चाहिए। यहां मैं आपको केवल समझाने के लिए एक बात बताऊंगा, उत्तर में लिखना नहीं है आपको। ऑर्डिनरी कोर्ट इन एन ऑर्डिनरी मैन, ये जो ऑर्डिनरी कोर्ट और ऑर्डिनरी मैनर की बात कर रहे हैं यहाँ पर डाइसी, इसका मतलब है कि किसी भी विशेष अदालत द्वारा नहीं होना चाहिए। दरअसल वो उस समय जो है ये बात इसलिए कहते हैं, उसका कारण ये था कि फ्रांस में डुअल लॉ चल रहा था। डुअल लॉ का मतलब वहां पर प्रशासनिक न्यायालय भी होता था और सामान्य न्यायालय भी। डाइसी कह रहे हैं कि मामला चाहे जैसा हो, चाहे वह प्रशासनिक मामला हो, चाहे वह सिविल मामला हमारे आम नागरिकों से जुड़ा हुआ हो, सभी मामलों का निर्धारण जो है कोर्ट में होना चाहिए। कौन सी? ऑर्डिनरी कोर्ट में। कोई प्रशासनिक न्यायालय होना ही नहीं चाहिए, बनना नहीं चाहिए, ऐसा मानना था डाइसी का। लेकिन यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस पहला सिद्धांत आपने एक्सप्लेन किया, काम हो गया। दूसरा कहते हैं इक्वालिटी बिफोर द लॉ, बिफोर द लॉ। इसका मतलब होता है कि irrespective of rank or status or anything, every person shall be treated equally before the law। ठीक है, every person इनफैक्ट शुड लिखें तो ज्यादा अच्छा है, should be treated equally before the law। विधि के समक्ष समता इसको कहते हैं, विधि के समक्ष समता। और इसका मतलब हुआ कि विधियों के समक्ष सभी को should be treated equally before the law। विधियों के समक्ष या विधि के समक्ष सभी के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए, irrespective of
रैंक और स्टेटस। अब इसको समझने के लिए ऐसा समझ लिया जाए कि डाइसी कह रहे हैं कि चाहे कोई कोई भी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सामान्य नागरिक हो, सब एक बराबर है। ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है, इसी को क्रिटिकल इवैल्यूएट करेंगे हम लोग। थोड़ा सा अव्यवहारिक है ये, थोड़ा सा अव्यवहारिक है। क्यों अव्यवहारिक है? क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं है कि कुछ एक्सेप्शंस ना हो, अपवाद ना हो। जैसे प्रेसिडेंट को और गवर्नर को हम लोग के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चला ही नहीं सकते भारत में, और लगभग सभी देशों में ऐसा ही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? एक्सेप्शंस हैं, यानी कि ये पर्याप्त नहीं है। दूसरा, इसका एक और एक्सेप्शन मैं बताना चाहूंगा यहीं पर। दूसरी बात यह है, इसमें एक और कमी, क्रिटिकल एग्जामिन है, हम लोग लिखेंगे बाद में अभी, लेकिन यहाँ समझ लीजिए दूसरी समस्या क्या है। दूसरी समस्या ये है कि जैसे ही आपने कह दिया इक्वल ट्रीटमेंट, तो भारत जैसे देश के लिए जहां बहुत ज्यादा असमानता विद्यमान है समाज में, वहां कैसे इक्वल ट्रीटमेंट संभव होगा? जो बहुत पिछड़े हैं, वंचित हैं, उनको आगे समाज में, समाज की मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, ये बड़ा प्रश्न है। और ये कह देता है नहीं नहीं, आप किसी के साथ कोई भी ना तो फेवर कर सकते ना डिसफेवर, ना कोई पक्षपात और ना ही कोई गैर पक्षपात, कुछ नहीं कर सकते। फेवर डिसफेवर कुछ नहीं कर सकते। और जब तक फेवर नहीं करोगे तब तक जो पिछड़े लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनको आप जो है कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगी सरकार। इसका मतलब क्या हुआ कि रिजर्वेशन नहीं दे पाएगी, सब्सिडी नहीं दे पाएगी, बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। तो इसलिए इसमें भी थोड़ा सा, इसमें थोड़ी अव्यवहारिकता है। लगभग हर जगह ये किसी न किसी तरह से एडजस्ट करके ही इस समय चल रहा है, कहीं भी हो। चलिए, तो तीसरा सिद्धांत है इनका, कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। अब ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड का मतलब होता है ऐसे कानून जो किसी भी देश में सामान्य रूप से सामान्य विधायी प्रक्रिया का, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को फॉलो करते हुए बनाए जाए बाई और लेजिस्लेटिव बॉडी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली कहाँ लागू हो सकता है? तो ये केवल ऐसे देशों में लागू हो सकता है जहां पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी मेंटेन हो और पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानूनों के अलावा, लॉस के अलावा किसी और लॉ की सुप्रीमेसी ना हो। और इंडिया में क्या है? इंडिया में तो है कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉ ऑफ द लैंड। तो ये पूरी तरह से मॉडिफाइड है। क्रिटिकल एग्जामिनेशन हो रहा है, जान लो सभी सिद्धांतों का। तो ये तो यही लिख देना है आपको, दिस प्रिंसिपल इज completely modified, completely modified in the context of Constitution of India। हिंदी वाले यहां पर कहेंगे कि यह सिद्धांत भारत के संविधान के संदर्भ में पूर्णतः संशोधित है, एज, क्योंकि the Constitution of India is the law of the land in India, law of the land itself। क्योंकि भारत का संविधान ही भारत का,
भारत का एक तरह से लॉ ऑफ द लैंड है। ठीक, तो इसको किसी ऑर्डिनरी लॉ से बनाने की आवश्यकता नहीं। आप और आगे जा सकते हैं इसको एक्सप्लेन करते हुए, लेकिन चूंकि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बहुत आगे नहीं जाना है। आपको बस इतना बता देना है कि वो खुद में ही लॉ ऑफ द लैंड है, तो कोई मतलब ही नहीं है। ये बात आप यहीं पर मॉडिफाई करके छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि भारत में क्या है, संविधान सर्वोच्च कानून है। जो भी विधियां बनाई जाएं पार्लियामेंट द्वारा, उनको संविधान सम्मत होना चाहिए। और संविधान सम्मत है या नहीं है, इसका रिव्यू कर लेती है कौन? जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट। पर ब्रिटेन में ऐसा संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बात हो गई। चलिए, तो अब तीनों सिद्धांत आपने बता दिए। अब भारत में क्या हुआ? तो भारत में जो पहला सिद्धांत है वह तो ठीक है, कोई बात ही नहीं है। दूसरा सिद्धांत जो है उसको भी क्या करते हैं, उसको भी मॉडिफाई करके ही अडॉप्ट किया गया है, या उसमें कुछ जोड़ा गया है। तो आप कहेंगे कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगला लास्ट पैराग्राफ कह लीजिए या तीसरा पैराग्राफ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज इनकॉर्पोरेटेड। कुछ लोगों ने सोचा होगा सर ने तो अभी तक कोई आर्टिकल वगैरह बताया ही नहीं। आंसर लिखने का, खास करके मेंस के उत्तर लिखने का अपना एक अलग ही तरीका है। जितना बढ़िया सजा सकते हैं उतना बढ़िया सजाइए, और कोई भी बात एकदम सही मौके पर कहिए तो मजा आ जाता है। हैज इनकॉर्पोरेटेड द थ्योरी ऑफ, अब चूंकि थ्योरी वर्ड यूज हो गया है तो थ्योरी ही लिखिए, वैसे इसको कॉन्सेप्ट कहा जाता है। थ्योरी ऑफ रूल ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 14 of the constitution, under article 14, but there is a modification, but with a modification। हिंदी वाले लिखेंगे कि भारत का संविधान अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि का शासन के सिद्धांत को शामिल करता है, और किंतु कुछ संशोधन के साथ, कुछ सुधार के साथ, संशोधन कहेंगे, as article 14 provides equality before the law and equal protection of the laws। विधि के समक्ष समता, जो कि डाइसी का सिद्धांत है, वह तो लिया ही गया, साथ में लिया गया है विधियों का समान संरक्षण। और विधियों का समान संरक्षण ब्रिटिश अवधारणा नहीं है, ये अमेरिकन अवधारणा है, विच इज एन अमेरिकन कॉन्सेप्ट। इसके तहत क्या होता है, तो आप बताएंगे कि इसके तहत होता है इक्वालिटी अमंग इक्वल्स। इसके तहत जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इक्वालिटी अमंग इक्वल्स, इक्वालिटी अमंग इक्वल्स, अमंग इक्वल्स। ठीक, यह सिद्धांत किस बात को एडवोकेट करता है, किस बात की वकालत करता है, कि समानता समानों के बीच, असमानों के बीच नहीं। और इस प्रकार यह जो है वंचितों और पिछड़ों के लिए, एंड thus it provides, it enables the state to extend special protection to vulnerables। बहुत बढ़िया वर्ड आ गया। ठीक है, यह सिद्धांत
चूंकि समानों के बीच समानता का मामला है, इसलिए आप कहेंगे कि इस प्रकार यह सिद्धांत क्या करता है, यह सिद्धांत जो है वंचितों और पिछड़ों के लिए विशेष प्रावधान करने की वकालत कर देता है। इसी तरह से अब क्या हुआ, आपको क्रिटिकल एग्जामिन करना है, तो इसके साथ साथ आप कहेंगे कि देयर आर सर्टेन exceptions of rule of law in India। इसके साथ साथ भारत में विधि का शासन के सिद्धांत के कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है, कुछ अपवाद भी हैं। और इसमें अब आप देखिए कि कैसे कितना शॉर्ट में लिखेंगे, ये आप पर डिपेंड करता है। प्रश्न वास्तव में बहुत बड़ा था, हमने बहुत कोशिश की है इसको कंप्रेस करने की। ठीक है, तो ज्यादा लिखना नहीं है, मैं समझा भले दे रहा हूं, लेकिन आप बस लिखते चले जाएंगे शॉर्ट में। तो एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं? नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन be initiated against the President of India and Governor of States, Governor of States। भारत के राष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्यपाल के विरुद्ध कोई भी आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता है। दूसरा एक्सेप्शन आप बता देंगे कि ओनली सिविल प्रोसीडिंग, केवल जो है दीवानी मामले ही उनके विरुद्ध लाए जा सकते हैं, वो भी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 month नोटिस, और वह भी 1 माह की नोटिस अवधि के समाप्ति पर। ठीक है, बाकी डिप्लोमेट्स वगैरह के लिए है, लेकिन लिखिए ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, फॉरेन डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर, इन सब के लिए है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ कि इसका पूरा क्रिटिकल एग्जामिन हो गया, कहां कहां कौन कौन सी चीज आपने इसमें ऐड ऑन कर दी है। हालांकि हटाया तो कुछ नहीं है, बस ऐड ऑन की है। खाली कॉन्स्टिट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आपका डिफरेंट है, ये आपने बता दिया। तो इस तरह से ये आंसर आपका पूरा हो जाएगा और इसमें कुछ खास नहीं बचता है। दूसरा क्वेश्चन है, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है। इज द आइडिया ऑफ यूसीसी should be applicable to all regardless of religion justified? Next question, 1B, is the idea of UCC, आइडिया है, कौन सा वर्ड है, हाँ, आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड should apply to all regardless of religion। बहुत बढ़िया सवाल है, 7 मार्क्स का है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। अब देखो इसका इंट्रो और इसके जो फ्रेमवर्क अगर बनाना चाहो तो इंट्रो, और इंट्रो में आप कहोगे वही आर्टिकल 44 की कहानी, फिर उसके बाद आइडिया ऑफ यूसीसी क्या है, और फिर उसके बाद आप बताओगे कि क्या रिलीजन के इररिस्पेक्टिव सभी रिलीजियस लोगों पर लागू होना चाहिए, क्या है क्या नहीं है ये बात। इसका समरी जरा समझिए। अभी तक भारत में
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के बड़ी भ्रांतियां हैं, एक समान नागरिक संहिता के को लेकर के बड़ी भ्रांतियां। किस प्रकार की भ्रांतियां हैं? लोगों को ये लगता है कि यह धार्मिक मामला है। ये धार्मिक मामला नहीं है। दरअसल ये मामला है नागरिकों के विधि सम्मत या विधि संगत अधिकारों का। ये मामला है कि क्या जो भारत का संविधान जिस प्रकार के प्रावधानों का जो है प्रावधान जिस प्रकार के प्रावधान देता है, क्या उसके अनुसार सोसाइटी चल रही है, चल सकती है, और किस तरह से चलनी चाहिए। तो वास्तव में ये मामला धर्म से संबंधित नहीं है। ये एक फेक नैरेटिव है कि इससे रिलीजन पर कोई अटैक हो रहा है। ठीक। सिविल कोड का मतलब क्या होता है? सिविल कोड का मतलब सिविल मामलों से संबंधित संहिता, क्रिमिनल मामलों से संबंधित संहिता नहीं, आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? तो सिविल से है। तो क्या? शादी विवाह, प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस, ये सब मामले भारत में। तो क्या शादी विवाह के मामलों, प्रश्न उठता है कि क्या शादी विवाह के मामलों में और संपत्तियों का जो उत्तराधिकार का मसला होता है, इन सभी मामलों में एक जैसा रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? तो आप खुद कहोगे, बुद्धिमान व्यक्ति हो तो कहोगे कि यस सर, होना ही चाहिए भाई। इसीलिए तो इसको क्या किया गया था, इसको उसमें डाला गया था। क्या नाम है आपके? डीपीएसपीज में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। और नहीं तो डाला ही नहीं गया होता। यदि ऐसी संभावना नहीं होती तो इसको डालते क्यों? है ना? बात को समझ गए। तो ध्यान रखना है कि ये मामला किसी भी रूप में किससे नहीं जुड़ा है? किसी भी रूप में नहीं जुड़ा है धर्म से। इसको धर्म से, धर्म के चश्मे से देखना ही नहीं है। और अभी मैं आपको दिखाता हूं कैसे इसको धर्म के चश्मे से नहीं देखना है। चलिए, तो आपका इंट्रो कहां से शुरू होगा? तो आप सीधे सीधे कहेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 44 provides that there shall be a common civil code or uniform civil code for all the citizens, for all the citizens in India. किसके लिए? For all the citizens in India. हम केवल citizens की बात कर रहे हैं। ठीक है। For what? अब आगे बता दीजिए कि यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, is actually related with the civil matters such as marriage, property inheritance, property transfer। ठीक है? ठीक। and it promotes equality। ठीक है? सिविल मैटर्स में ये क्या करता है? इट प्रमोट्स इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल द सिटीजन्स। ये जरूर लिखना। क्यों? क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये पहले ही दिया गया है कि भैया देश का, स्टेट का यह कर्तव्य होगा कि वह जो है सभी को क्या दे? सभी को एक समान न्याय और समानता के साथ। क्यों? आप कहते हो ना जस्टिस, इक्वालिटी, कहते हो, प्रियम्बल पढ़ते हो तो इक्वालिटी और जस्टिस को ये प्रमोट करता है। ये बात यहां पर लिख देना है। अब
कुछ लोग इस पर आरोप लगाते हैं, क्वेश्चन जो है, मैं सीधे प्रश्न पर आ रहा हूं, यूसीसी पर, आप ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि क्या सब पर लागू होना चाहिए। तो कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि ये मेजॉरिटेरियनिज्म को बढ़ाएगा। मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब हुआ बहुमतवाद। जिसका बहुमत है वही अपने हिसाब से सारा कानून बना लेता है। ये बिल्कुल गलत है। बात करेंगे अभी। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मुस्लिम धर्म के खिलाफ है, ये रिलीजन के अगेंस्ट है, अगेंस्ट रिलीजन। ये भी गलत बात। मैंने ओपनिंग जो है स्टेटमेंट दिया आपको कि इसमें रिलीजन का कोई मामला ही नहीं है। ठीक है, तो क्यों इसका विरोध होगा? तो इसका विरोध के का कारण क्या है? पर्सनल लॉज, खास करके मुस्लिम पर्सनल लॉ। और मुस्लिम पर्सनल लॉ इज एक्चुअली अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस, स्पेशली या स्पेसिफिकली, आप कहें दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, स्पेशली फॉर वीमेन। क्यों? वहां पॉलीगैमी है, चार शादी शरिया लॉ के हिसाब से कर सकता है वो। गलत बात है। पुरुष चार कर सकता है, महिला नहीं कर सकती, तो ये गलत हो गया। प्रिमिटिव है, मेडिवल एज का लॉ है, इसको हटना चाहिए। सिंपल सी बात है। ठीक है ना? तो अब जो है ये प्रश्न जो है क्या होना चाहिए, तो अब आप इस प्रश्न का उत्तर देना शुरू कर सकते हैं। आप कहेंगे कि द यूनिफॉर्म सिविल कोड should be a secular code as the constitution of India has also या ऐसे कह सकते हैं कि द यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड बी कैसा होना चाहिए? a secular code, सेकुलर कॉमन कोड। आपने सीधे क्या कर दिया? ये जो यूनिफॉर्मिटी वाला झगड़ा है इसको एक शब्द से खत्म कर दिया, सेकुलर वर्ड से खत्म कर दिया। जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं वो खत्म हो जाएगा केवल यूनिफॉर्म शब्द हटा के सेकुलर कह देने से। क्यों खत्म हो जाएगा, इसका मतलब समझिए। ठीक है, UCC must be unbiased, unbiased and fair। अगली बात आप लिखेंगे कि समान नागरिक संहिता निष्पक्ष होनी चाहिए और किसी के सपोर्ट में, समर्थन में नहीं होनी चाहिए, किसी की तरफ इसका झुकाव नहीं होना चाहिए। हुँ? ठीक है, अब आ जाइए सीधे। इफ इट इज अ सेकुलर लॉ, सेकुलर सिविल लॉ या सिविल कोड, सेकुलर सिविल कोड, it means that it is not against any religion। और सेकुलर कैसा? इंडिया वाला सेकुलर की बात आप कर रहे हैं, यहां पर ध्यान रखना। और अभी सेकुलर का भी एक क्वेश्चन है, उस पर आपको क्लैरिटी भी होगी। आप इंडिया में जिस तरह के सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है उस पर बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक, ठीक है ना? टू मेक श्योर दैट, अब आ जाइए विमेन पर। ठीक, to make sure that to make sure that there should not be, that there should not be any disparity with the treatment in the treatment with human।
with women. The government of India has enacted Domestic Violence Act. अब ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या है आप सब जानते हैं. एंड इट इज एप्लीकेबल टू ऑल. इट इज अवेलेबल कहेंगे. इट इज अवेलेबल टू ऑल द women. ठीक. ये जो घरेलू हिंसा वाला अधिनियम है ये अलग बात है कि इसका बड़ा दुरुपयोग वगैरह हो रहा है उसको छोड़ दीजिए अभी आप. ठीक है. तो ये क्या है सब पर लागू होता है. और ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है अब ये सभी महिलाओं के लिए को उपलब्ध है. तो सभी महिलाओं को उपलब्ध है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन उपलब्ध है ना भाई. वो चाहे जैन हो चाहे पारसी हो चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो चाहे कोई और हो सबको मिला है. सबको मिला है. इसी तरह से यूसीसी का जो सिविल लॉज है. सिविल लॉज आर बेसिकली आप सीधे लिखेंगे सिविल लॉज या सिविल कोड covers the matters like marriage. पहले तो शादी करा दो यार. मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस. ठीक. इनहेरिटेंस मतलब जो हमारा मिलता है संपत्ति वगैरह. कस्टडी ऑफ चाइल्ड यही सब मामले हैं. कस्टडी ऑफ चाइल्ड एक्सेट्रा. सिंपल सिविल मैटर्स. ठीक है. अब इनमें क्या होना चाहिए मेरा ही मानना नहीं आपका भी मानना है कि फॉर दीज मैटर्स देयर शैल बी यूनिफॉर्मिटी इन लॉज एज इट प्रमोट्स रूल ऑफ लॉ. ऐसे सभी मामलों में आप लिखेंगे ऐसे सभी मामलों में एक रूपता होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि विधि का शासन की भी मांग यही है. क्लियर. रूल ऑफ लॉ यही कहता है ना भाई कि सबके समान विधि के समक्ष समता होनी चाहिए. ठीक है. सो ये जो है क्या हो गया. अब जब सभी के लिए एक समान कानून बन रहा है एक रूपता है कानून में तो डिस्पैरिटी नहीं होगी. ये क्या करेगा जहां एक तरफ रूल ऑफ लॉ है वहीं दूसरी तरफ इक्वालिटी को भी बढ़ा रहा है. और रूल ऑफ लॉ है तो जस्टिस भी है इक्वालिटी भी है. ठीक है. और इस तरह से ये कहना कि ये जो है किसी तरह से किसी धर्म विशेष के खिलाफ है तो ऐसा नहीं है. आप आगे कह देंगे एग्जाम्पल चाहे तो दे देंगे कि जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत पॉलीगैमी को अलाउ किया गया है जबकि यह महिलाओं के साथ अन्याय है. इट इज इनजस्टिस फॉर वुमेन. तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए. और अब तर्क आपने दे दिया है और फाइनली कह दीजिए कि इस तरह से क्या होना चाहिए. यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड बी अ सेकुलर सिविल कोड. एंड आप सबको पता है लिखने की जरूरत नहीं है सरकार भी इसको सेकुलर सिविल कोड के नाम से ही आगे बढ़ा रही है. ठीक. और फिर 22वां जो है लॉ कमीशन ने भी कह दिया था कि ये काम होना चाहिए. अब मैं अगला क्वेश्चन देख रहा हूं. अगला क्वेश्चन क्या है आपका. अगला क्वेश्चन आ गया शायद सेकुलरिज्म से ही रिलेटेड है ये. नहीं इसमें है प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अ हाई कोर्ट जज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये क्वेश्चन नंबर सी हुआ 1 का ही 1C. ठीक है. ये कह रहा है critically examine the process of
removal of high court judges. एक तो सबसे पहला सवाल, आप में से कितने लोग सुप्रीम कोर्ट को जज को हटाने का तरीका जानते हैं? तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज हटेगा वैसे हाई कोर्ट का जज हटेगा, कोई नया चीज इसमें है नहीं। ठीक है, और इसका क्रिटिकल एग्जामिन करना भी कोई बड़ी बात है नहीं, है ना? चलिए कर देते हैं। ठीक, तो कैसे हटेगा? चलिए, द जज द रिमूवल सीधे लिखना होगा, सीधे कहीं जाना ही नहीं है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस, हाई कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट ही है ना वर्ड, हाई कोर्ट, हाँ। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। अब प्रोसेस तो एक बात ये है, प्रोविजन और प्रोसेस में बड़ा डिफरेंस है। याद रखना है आपको कि प्रोविजन जो है हटाने का वो तो संविधान में दे दिया गया, लेकिन प्रोसीजर नहीं दिया गया है। इस बात को याद रखना। प्रोसीजर कहाँ दिया गया है? प्रोसीजर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में दिया गया। ठीक है ना? ठीक, तो कहाँ से शुरू किया जाए? इंट्रो आप, अच्छा हाँ, ये तो बताए नहीं कि इसमें क्या क्या रहेगा। तो भैया इसमें कुछ नहीं है। इंट्रो में भी आपका रिमूवल ऑफ जजेस से ही शुरू करना होगा, कंटेंट में प्रोसीजर लिखना होगा और बाद में कंक्लूड कर देना होगा, बाद में कंक्लूड कर देना। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत ही फैक्चुअल है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। सो the provision for the removal of judges is given in the Constitution of India. भारत के संविधान में क्या दिया गया है? प्रोविजन। ठीक, याद रखना है क्या दिया गया है? प्रोविजन। और क्या है? समरी समझ लीजिए। समरी यही है कि हटाने के लिए प्रोसीजर जो अपनाया जाएगा वो क्या, अच्छा सिंपली क्या है, प्रोविजन क्या कहता है कि द जजेस शैल बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, लेकिन प्रक्रिया क्या है जो जजेस वाले एक्ट में आती है? तो वो कहता है जजेस इंक्वायरी एक्ट में 68 वाले में, तो वो कहता है कि साहब प्रोसीजर क्या हो। तो कहता है कि बाई, अच्छा वो जो प्रोविजन है वो क्या कह रहा है कि बाई द प्रेसिडेंट बाई एन एड्रेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो अब समझिए इस बात को, प्रोसीजर जो है इंक्वायरी एक्ट में दिया है। ध्यान रखना है, मैं इसको बार बार ये बता रहा हूं इसलिए क्योंकि ये जानना आपके लिए जरूरी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आप समझ ले पूरा प्रोसीजर क्या है, शॉर्ट में समरी समझ ले, फिर आपको लिखना है। समरी यही है कि क्या होगा, प्रेसिडेंट हटाएगा, लेकिन अब उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए आना चाहिए एक मोशन, कहा? पार्लियामेंट में। और दोनों सदनों से उसको अलग तरीके से, ठीक है, पारित होना चाहिए। कहां कहां से? लोकसभा और राज्यसभा से। कैसे पारित होना चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी से। और स्पेशल मेजोरिटी क्या है? 2/3 मेजोरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 मेजोरिटी। अच्छा, लेकिन जब मान लो
वो प्रस्ताव आया, ठीक है, तो क्या हुआ, उस प्रस्ताव के बाद, आने के बाद, सपोज स्पीकर ने या फिर राज्यसभा में पहली बार ला दिया गया, तो राज्यसभा के चेयरमैन ने उसको अस्वीकार कर दिया, तो वहीं पर वो ड्रॉप हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। और अगर एक्सेप्ट हो गया तो दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा, और 2/3 बहुमत से पारित करने के बाद अलग अलग जो है, फिर जब वो प्रेजेंट हो जाएगा किसके सामने, प्रेजेंट हो जाए, हाँ, लेकिन इसके लिए एक जुडिशियल कमेटी बनाई जाएगी 3 जजों की, जिसमें चीफ जस्टिस होगा, ठीक है, और 2 और जजेस होंगे, ठीक है, ठीक। और जो है, जब वो कमेटी भी ये पाएगी कि मामला बनता है हटाए जाने का, ग्राउंड बनता है, यानी कि प्रूव्ड इनकैपेसिटी आर मिसबिहेवियर, दोनों के आधार पर ही हटाया जाएगा, और वो दोनों मामला बनता है, तो जो है वो रिकमेंड कर देगा, और तब जाकर के पार्लियामेंट क्या करेगी, उसको हटाने का प्रोविजन कर देगी, ठीक है। यही है सिंपल सा तरीका। तो चलिए, आपने यहां लिखा, उसके बाद कहा कि हाउ एवर द प्रोसीजर या प्रोसेस, जो भी वर्ड लिखा हो आपके क्वेश्चन में, process for removal is given in Judges Inquiry Act, Inquiry Act 1968, ठीक है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर, इसमें आर्टिकल लिखा नहीं है आपने, आर्टिकल 217 आ जाएगा यहाँ पर, और अगर सुप्रीम कोर्ट का होता तो 124 होता, 124, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप बताएंगे, प्रोसीजर को आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। The High Court judge can be removed by the President upon an address by the Parliament. अब प्रोसेस लिख दीजिए, क्या है प्रोसेस, motion can be introduced, इसको मोशन की जगह रेजोल्यूशन कहेंगे, रेजोल्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन either house of the parliament, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, if it is introduced in Lok Sabha, then shall be supported by not less than 100 members. यदि इसे लोकसभा में लाया जाता है तो लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। इफ इन राज्यसभा, then shall be supported as least 50 members, तो कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। फिर कहेंगे द स्पीकर or chairman, as the case may be, can accept or deny to accept or deny
accept. If denied, then the resolution is dropped. Then the resolution is dropped. ठीक है. लोकसभा के अध्यक्ष अथवा राज्यसभा के सभापति ऐसे रेजोल्यूशन को, प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं अथवा स्वीकार करने से मना भी कर सकते हैं. यदि स्वीकार करने से मना कर देते हैं तो वह ड्रॉप हो जाएगा, अर्थात समाप्त हो जाएगा. अब क्या हुआ? अगला चरण, इफ इंट्रोड्यूस्ड properly and accepted by the presiding officer, by the speaker or chairman. यदि उचित रीति से प्रस्तुत किया गया और लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा के सभापति, एज द केस में भी, जहां भी लाया गया है, स्वीकृत कर दिया जाता है, तो क्या होगा? द पार्लियामेंट यानी कि द हाउस, द इंट्रोड्यूसिंग हाउस शैल, इसको पार्लियामेंट ही लिखा जाता है, द पार्लियामेंट शैल अपॉइंट अ कमेटी टू एग्जामिन. देखो, मैंने शुरू में आधार लिखा ही नहीं उत्तर में अपने, कि किस आधार पर हटाया जाएगा. यहां डालूंगा उसको. ठीक है. टू एग्जामिन that whether there is the case of misbehavior, proved misbehavior or incapacity. ठीक है. To examine whether the judge is guilty, of misbehavior और क्या कहते हैं उसको, incapacity. तो यहाँ आपने क्या किया? आधार भी बता दिया किस आधार पर होगा, और ये भी बता दिया कि क्या होगा. अब इसके बाद क्या होगा? अच्छा, ये कमेटी क्या होगी? द कमेटी शैल कंसिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. पक्का रहेगा ये. चीफ जस्टिस नहीं, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. चीफ जस्टिस नहीं, आई एम सॉरी, जज, सिटिंग जज लिखेंगे. सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सेकेंड मेंबर, सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. एंड द थर्ड मेंबर, ये जो मेंबर है, जो तीसरा कमेटी का, कैन बी एन एमिनेंट पर्सन ऑफ लॉ. एमिनेंट पर्सन, एमिनेंट पर्सन. एमिनेंट पर्सन का मतलब, जैसे मान लो प्रोफेसर इन लॉ हो तो एमिनेंट पर्सन हो गया. एमिनेंट पर्सन की जगह वर्ड यूज कर दीजिए तो लॉ वगैरह लिखना ही नहीं पड़ेगा. एमिनेंट ज्यूरिस्ट, प्रख्यात न्यायविद. इफ कमेटी finds that the judge is guilty, यदि कमेटी यह मानती है कि संबंधित जज या न्यायाधीश गिल्टी है, तो क्या करेगा? शैल रेकमेंड टू द पार्लियामेंट. अब क्या करेगी? पार्लियामेंट में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से इसको
2/3 बहुमत से, बाई अ स्पेशल मेजोरिटी 2/3 majority of the total strength of the house, total strength of the house, यदि सदन की कुल सदस्य संख्या के, कुल याद रखना, प्रेजेंट एंड वोटिंग से मतलब यहां नहीं है, या प्रेजेंट एंड वोटिंग लगा दें तो लिख दें टोटल स्ट्रेंथ, ऐसे कर दें इसको, सबसे अच्छा, ये बहुत सही हो जाएगा, इसको ऐसे कर कि by a special majority, if the resolution is passed by a special majority, and that is 2/3 members present and voting, and by a majority of total strength of the house, ठीक, by both the houses, if it is passed, then sent to the president, and president signs and issues the order in the same session, then the judge shall be stands removed. ये है प्रोसीजर। अब इसमें एक दो बातें जो क्रिटिकल एग्जामिनेशन के लिए हैं। आज तक कोई भी हाई कोर्ट का जज, केवल एक जज हटाया गया है, कलकत्ता हाई कोर्ट का। उसके अलावा आज तक किसी जज को ऐसे हटाया ही नहीं गया। तो पहली बात तो यह है कि दिस प्रोसीजर इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड इट शुड बी, ऐसा मत कह देना कि होना नहीं चाहिए, इट शुड बी, बिकॉज इट एंश्योर्स दैट देयर शैल ऑलवेज बी नो एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन द रिमूवल ऑफ द जजेस। वो जो कमेटी है, जो 3 जजेस की कमेटी बनाई जाती है, वो यही सुनिश्चित करती है ना कि ये प्रोसीजर क्या सुनिश्चित करता है कि किसी भी तरह से कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना हो। लेकिन क्या ऐसा सत्य है? नहीं है। एक बार एक सुप्रीम कोर्ट के जज के प्रपोजल को ड्रॉप करवा दिया था मिसेस इंदिरा गांधी ने, ठीक है, उन्होंने वो प्रपोजल ड्रॉप करवाया था। तो अब आप सोचिए कि अगर प्रपोजल ड्रॉप हुआ है तो इसका मतलब कुछ तो मामला है। तो कहा है चांस, तो चांस है टू बी एक्सेप्ट, टू एक्सेप्ट और डिनाई बाय स्पीकर, ठीक है, लोग जो है स्पीकर द्वारा स्वीकृति कर देने या अस्वीकार करने का जो ये है, ये क्या कर सकता है, इट में provide a chance for political influence। ये मामला है, समझ लीजिए, ठीक। दूसरी बात ये कही जाती है कि पार्लियामेंट को हटाने का पावर दिया तो गया, सॉरी, प्रेसिडेंट को हटाने का पावर दिया गया अपॉन एन एड्रेस ऑफ द पार्लियामेंट, भले ही दिया गया, लेकिन अब इसी को उल्टा कर देते हैं कि जो जुडिशियल कमेटी बनाई जाती है तो जज ही जज को हटाने एक तरह से पहुंच जाते हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है जुडिशियल कमेटी, क्योंकि जुडिशियल कमेटी होने के कारण ही ये निर्धारित किया जा सकता है कि वास्तव में जो जुडिशियल मामले होते हैं वही अलग होते हैं, पार्लियामेंटेरियन उसको जानता नहीं है।
तो इसलिए जो है ये एक अच्छा तरीका है कि भैया इसको हटाए। ठीक है ना। पार्लियामेंट इस तरह से दोहरा काम करती है। एक तो पॉलिटिकल होता है और दूसरा क्वासी जुडिशियल। क्वासी जुडिशियल कैसे हो जाता है? तो पार्लियामेंट प्लेस टू टाइप ऑफ रोल। पॉलिटिकल जो उसका अपना रोल है, कौन सा कि रेजोल्यूशन को लाना, इंट्रोड्यूस करना, ये सारा काम उसका अपना तो है ही है। लेकिन दूसरी तरफ क्वासी जुडिशियल भी करती है। क्वासी जुडिशियल कैसे हो गया कि जो कमेटी बनती है, जुडिशियल कमेटी, उसके रेकमेंड करने पर ये क्या करती है, मान लेती है कि वो गिल्टी है, और गिल्टी के कारण क्या हो रहा है, अब न्याय कर रही है। तो इसका एक्ट जो है वो क्वासी जुडिशियल भी हो जाता है। इससे फायदा क्या होता है जुडिशियल कमेटी से? इससे यह भी सुनिश्चित होता है किसी भी तरह का डिस्क्रिशन का प्रयोग नहीं कर पाता है। और यह प्रश्न है, शुड द कोर्ट्स री-इवैल्यूएट the 50% reservation cap considering evolving social dynamics, equity principles, and the changing socio-economic landscape, especially in Bihar? ये प्रश्न है। और ये जो प्रश्न है यह इसलिए पूछा गया है कि हाल ही में आपको पता होगा बिहार सरकार ने 2 अमेंडमेंट पास किए थे रिजर्वेशन से संबंधित, और दोनों जो है एक्ट के द्वारा जो रिजर्वेशन पहुंच रहा था वो पहुंच रहा था 65%। ठीक, 65%। और 65% रिजर्वेशन के साथ अब इसमें जो इकोनॉमिक बैकवर्ड को मिलता है 10%, वो भी जोड़ दीजिए, तो ये हो रहा है 75% रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। और अगर आप देखोगे इंदिरा साहनी केस, तो आपको याद होगा कि उसमें भारत सरकार ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट दिया जिसमें कहा कि 50% से ज्यादा सीट जो है वो किसी भी तरह से रिजर्व ना हो। तो यही क्वेश्चन है कि क्या ये जो 50% की क्राइटेरिया की बात है इसका री इवैल्यूएशन होना चाहिए, पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए, यही प्रश्न है। ठीक है। और आप जानते हैं कि जब 10% दे दिया गया तो ये ऑलरेडी जो है रिजर्वेशन जब 10% एक्स्ट्रा हो गया तो इकोनॉमिक बैकवर्ड्स के लिए, तो भी रिजर्वेशन बढ़ गया। अब प्रश्न यही उठता है कि क्या ये समय आ गया है, खास करके बिहार के दृष्टिकोण से, जहां पिछड़े, अति पिछड़े आदि का बहुत ढेर सारा जो है मतलब परसेंटेज जो है वो बहुत ज्यादा है, तो क्या ऐसी स्थिति में इसको रिव्यू करना चाहिए, री इवैल्यूएशन उसका करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इसी पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले इस प्रश्न का जो पहलू है वो है जुडिशियल रिव्यू की पावर। हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या इसमें जुडिशियल रिव्यू पर ज्यादा बात करनी है? तो आप कहेंगे नहीं करनी है ना। क्यों नहीं करनी है साहब ज्यादा बात? क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है, क्वेश्चन ही कह रहा है कि क्या री इवैल्यूएशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और किस चीज का, जो 50% की क्राइटेरिया बना दी गई है उसका। मंडल कमीशन केस में और बाद में 2006 में एक केस आया था नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें भी इस बात पर बल दिया गया। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर निकालते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन जो है सबसे पहले यहीं से करिए आप। ठीक, रिसेंटली यहीं से इंट्रोडक्शन करिए। द पटना हाई कोर्ट held that the Bihar
in admission in educational institutions, Reservation Amendment Act 2023, and Bihar Reservation of Vacancies in Posts and Services for SCs, STs, and other backward classes Amendment Act 2023 as unconstitutional. Unconstitutional. अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हाल ही में पटना हाई कोर्ट ने बिहार के, इन दोनों का नाम लिखा, को अधिनियमों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि बिहार गवर्नमेंट अप्रोच्ड टू द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको स्टे करने से मना कर दिया। didn't stay। सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय के निर्णय को स्टे करने से मना कर दिया। और अब ध्यान दीजिए आगे क्या लिखेंगे। पटना हाई कोर्ट ने क्या कहा, तो पटना हाई कोर्ट ने वही बात उस समय अपने डिसीजन में कही कि यह जो क्राइटेरिया बनाई गई है कि रिजर्वेशन 50% से अधिक नहीं हो टोटल सीट्स का, उस लिमिट का वो वायलेशन करता है, का उल्लंघन करता है। इट वायलेट्स द लिमिट एज सेट। अब देखिए प्रश्न यही है कि क्या भारत की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है, ताना बाना है, स्थिति नहीं, सामाजिक आर्थिक लैंडस्केप है, ताना बाना है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या इस क्राइटेरिया को रीइवैल्यूएट करने की जरूरत है, विशेष रूप से बिहार में। तो अब आप आ जाइए बिहार, और बिहार का सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप बताएंगे। तो आप कहेंगे कि बिहार जो है, बिहार इज वन ऑफ द मोस्ट backward state, one of the most backward states। अत्यधिक पिछड़े हुए राज्यों में से एक है बिहार। और यहां ठीक है, दूसरी तरफ द सोशल स्ट्रक्चर इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टेट्स। जैसे आप बताएंगे कि according to the survey, the most backward class of citizens is approximately 36%। 36% जनता वहां की सर्वाधिक नहीं, इसको क्या बोलते हैं, अति पिछड़े वर्ग में आते हैं, अति पिछड़े हैं। और ये देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो सर्वे है अति पिछड़े वाला, इसको लेकर के मान्यता अभी तक मिली नहीं थी सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। दूसरी तरफ बैकवर्ड क्लासेस जो हैं वो करीब 27% हैं, मोर देन 27%। एससी 19% है, इसको अदर बैकवर्ड कहिएगा। एससी 19% से ज्यादा हैं, 19% से ज्यादा। और एसटी भी जो है वो मेरे ख्याल से 1.68 है, एसटी भी थोड़े हैं, 1.68%। अब अगर फॉरवर्ड क्लास के लिए देखिएगा, जनरल कैटेगरी के लिए, तो जनरल कैटेगरी में आने वाले लोग जो है वो कितने हैं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 15.5%, 15.5% के आसपास। तो अब क्या हुआ कि इफ वी सी दिस डाटा, इट शोज दैट देयर इज extreme backwardness,
कितना? एक्सट्रीम बैकवर्डनेस 36%, 27% ये हो गए, 19% ये हो गए। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वास्तव में पिछड़े वर्ग बहुत अधिक हैं। बट द क्वेश्चन इज कि क्या इन आधारों पर, विशेष रूप से बिहार जैसा क्वेश्चन कह रहा है, स्पेशली फॉर बिहार, सो इफ वी सी दिस डाटा इट शोज दैट देयर शुड बी a re-evaluation, re-evaluation. There must be re-evaluation of the 50% criteria of total seats for the reservation. But क्या ये री-इवैल्यूएशन करने का समय आ गया है, या फिर क्या अब इसको कैसे आप बताओगे? तो आप कहोगे कि रिजर्वेशन में जो क्राइटेरिया दी गई, स्पेशली इन नागराज केस, नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006. So in this case, Supreme Court has given five criterias, five criterias. उसने कहा था कि जो रिजर्वेशन हो किसको मिले, तो पहला कहा गया कि द सेड क्लास ऑफ सिटीजन्स मस्ट बी या शुड बी सोशली and educationally backward class. However, under Article 16(6) and Article 15(6), by the amendment, provisions have been added that economically backward classes of citizens shall get 10% reservation. 16(6). Okay, 15(6) में क्या कहा गया था? 15(6) provides the criteria, another criteria, and that is economically weaker section. Economically weaker section. So it means that, ध्यान से समझना, it means that this 10% reservation on the basis of economically weaker section is available to general category. General category. So the reservation of the for the economic backward citizens, what happens, इसने क्या किया, सोशली और एजुकेशनली के अलावा एक और क्राइटेरिया तो ऑलरेडी जोड़ ही दिया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जनरल कैटेगरी के लिए अवेलेबल है और बाकी 50% अदर्स के लिए है ही है। क्लियर है? फिर मैंने क्या कहा कि डाटा जो यहाँ का देख करके ऐसा लगता है, लेकिन अब आइए, पहली बात ये हुई, पहला वाला, और इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कॉन्सेप्ट आप जरूर डाल देंगे कि जनरल कैटेगरी के लिए क्या हो गया, एक और आधार बना है रिजर्वेशन देने का, लेकिन वो अन्य को नहीं है, केवल जनरल कैटेगरी के लोगों को है। अब दूसरी क्राइटेरिया उसने क्या कही थी, उसने कहा था कि जिनको भी रिजर्वेशन देना है उनका सरकारी सेवाओं में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ना हो। ठीक, सेकेंड, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन in the services under the state। ये भी उसने कहा कि राज्य के अधीन सेवाओं में उस वर्ग का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त हो, पर्याप्त ना हो। तीसरा क्राइटेरिया उसने कहा
the general efficiency of administration should be maintained, should be maintained। अब यहां आप एक बात कहिएगा कि ठीक है, what you have to say, it is considered that if the seats are reserved in more and more in number, in percentage, then what may happen। ये जनरल मान्यता है, समझ लीजिएगा, जनरल कंसेप्शन है कि इससे क्या होगा कि जनरल एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी मेंटेन। ओके, रिजर्वेशन का अगर ये जो है एफिशिएंसी मेंटेन रखना है तो रिजर्वेशन एक निश्चित सीमा में हो, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर चौथा कहा था, इन केस ऑफ क्रीमी लेयर क्या अप्लाई होगा, सॉरी, द क्रीमी लेयर शैल अप्लाई इन केस ऑफ ओबीसीज। अदर बैकवर्ड क्लासेस के कंटेक्स्ट में क्रीमी लेयर का जो है भी अप्लाई होगा। और पांचवा उसने कहा कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो आप क्या कहेंगे आगे, सो द 50% criteria is actually one of the criterias set by Supreme Court in Nagraj case। But अब आगे कहेंगे, आगे, if the society is so backward, if the society is so backward, then the court should consider, दोनों पक्ष आप बोलेंगे, the court should consider about the re-evaluation of the 50% criteria। But there is also a concern। इसके साथ साथ देखिए, आप कहेंगे कि किंतु बिहार जैसे राज्य के यदि पिछड़ेपन की जो डाटा है यह उचित, यह सही है, तो इसके आधार पर यह कहना उचित है कि एक बार खासकर बिहार के संदर्भ में 50% का जो क्राइटेरिया है, कसौटी है, उसका पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। किंतु यह भी उतना ही सत्य है, बट it is also equally important to consider that if the seat shall be more and more reserved, then there may be a problem, there may be the problem of the maintenance of efficiency of administration। तो वह भी ना डिस्टर्ब हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब तीसरी एक और बात है कि बिहार सरकार को जो ये सर्वे अपने से करा करके रिजर्वेशन दे रहा है, बिहार सरकार को क्या करना चाहिए, इट शुड कोऑपरेट विद सेंटर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट should try to make a reservation, sorry, an amendment, should make an amendment, then only that can be done in the बिहार स्टेट। हालांकि बिहार स्टेट अपने लिए कर सकता है, इसमें कोई बात है नहीं। और आप यह भी कहेंगे कि देयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ तमिलनाडु वेयर द रिजर्वेशन इज मोर देन 60%, पहले से ही वहां है। और तमिलनाडु का केस को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया था कि वहां का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि वहां ये जो है एक्सेप्टेबल है। क्लियर है? तो अगर तमिलनाडु का एक्सेप्टेबल है तो बिहार का भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, यानी कि एक बार सुप्रीम कोर्ट को री इवैल्यूएशन की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए, मेरा यही कहना है। हालांकि इसके और भी बहुत पक्ष हैं, उनको उधेड़ने लगेंगे तो 7 मार्क्स में लिखेंगे कैसे, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, मतलब सारी पक्ष हैं इसके। जैसे मैं आपको अगर कहूं तो भाई क्या होना चाहिए, अच्छा हाँ, लेकिन एक पॉइंट और जरूर दोलिएगा, but it is also equally important to consider
the review of entire reservation policy. और अगर ये पूरे के पूरे रिजर्वेशन पॉलिसी का एक बार रिव्यू हो जाए तो शायद यह निकल के भी आ जाए कि बिहार में 50% की क्राइटेरिया री इवैल्यूएट की जा सकती है। अब ये है बहुत लंबा मुद्दा है, इस पर हम बात करेंगे कभी। जैसे बीच में आया भी था, खूब चला था, मुद्दा उठाया गया था कि क्या क्रीमी लेयर जो है एससीज और एसटीज में नहीं लगाना चाहिए। भाई किसी कोई अगर आईएएस बन गया तो अब उसका पुत्र उसकी बेटी वंचित तो नहीं रहेंगे किसी तरह से, ना तो सोशली ना तो एजुकेशन सॉरी ना तो सोशली ना तो एजुकेशनली और ना ही इकोनॉमिकली। ठीक, वो तो बहुत आगे निकल गए, तो उनको रिजर्वेशन दिए जाने का तो आधार ही नहीं बनता है। लेकिन आपको पता है अगर ऐसा कोई सरकार कर दे बवाल हो जाएगा, सरकार चली जाएगी, अगली बार पावर में नहीं लौटेगी। तो असल में जो चलना चाहिए वो ये है, लेकिन ये हो नहीं पाया। अब इसके बाद 1 का डी सेकुलरिज्म पे क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1D, एक्चुअली 1E पहले हो गया तो ये 1D है। 1D है एक्सप्लेन हाउ द प्रियम्बल explain how the preamble of the constitution describes secular nature of the state, secular nature of the state। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गजब अजब बात है, मैं कहना चाहूंगा। ठीक है, और वो ये कि प्रियम्बल जो है वो तो सेकुलर नेचर को डिस्क्राइब नहीं करता है। हाँ, सेकुलर नेचर को बताता है बस। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसमें क्या है, दो बातें हैं। एक तो प्रियम्बल की चर्चा करनी है और दूसरा सेकुलरिज्म कैसा है इंडिया में, इसकी सेकुलर स्टेट इंडिया का कैसा है। और सेकुलर स्टेट की बात करेंगे तो इंडिया और वेस्टर्न दोनों पर चर्चा करनी ही पड़ेगी, तभी जा करके हम रियल में इसको बता पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का फ्रेमवर्क कुल मिला के यही है कि प्रियम्बल बताना है और फिर उसके बाद ये बताना। अब प्रियम्बल पूरा तो बताना नहीं। चलिए, तो इसका इंट्रो कैसे करेंगे? बहुत आसान सवाल है ये, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो सीधे सीधे आप आ जाएंगे द टर्म या वर्ड, द टर्म सेकुलर was added in the Constitution of India by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976। ठीक है, या आप दूसरी तरीके से भी इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। द originally the term secular was not mentioned in the Constitution of India and even in the preamble. However, it was added by 42nd Constitutional Amendment Act 1976। The preamble, आगे जरूर लिखिएगा कि the preamble or even the Constitution of India explicitly does not define or describe the secularism or the nature of
इंडियाज सेकुलर स्टेट। आप ये जरूर कहेंगे साथ में कि हालांकि ना तो प्रियम्बल, ना तो उद्देशिका और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी धर्मनिरपेक्षता का को स्पष्ट रूप से ये परिभाषित नहीं करता है, कहीं नहीं करता। दो आर्टिकल 25 to 28 द ऐसे लिखेंगे, दो द प्रोविजंस गिवन अंडर आर्टिकल 25 to 28 makes it clear that the constitution provides for a secular state। अब क्या है, अब आपको बताना है नेचर ऑफ दैट सेकुलर स्टेट। द द द सेकुलरिज्म, आगे अगले पैराग्राफ में, सेकुलरिज्म as a concept originated in western societies या western countries या western states, as per the western as per the western definition, पाश्चात्य देशों के परिभाषा के अनुसार सेकुलरिज्म रेफर्स, ठीक है, पहले आप लिखेंगे कि एक अवधारणा के रूप में धर्मनिरपेक्षता पाश्चात्य देशों में जन्म लेती है, और पाश्चात्य अवधारणा में धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है कि द स्टेट डज नॉट हैव एनी रिलीजन and state does not promote or support any religion. So neither the state has any religion nor it supports or promotes any religion. It means that it is a negative concept, means Western secularism is a negative concept as it negates। जैसा अब इसका मतलब हुआ कि इस प्रकार ये जो पाश्चात्य अवधारणा है धर्मनिरपेक्षता की, यह एक नकारात्मक अवधारणा है। क्यों? क्योंकि ना तो यह जो है ये, क्योंकि ये कहती है कि ना तो राज्य का कोई धर्म होगा और ना राज्य किसी धर्म का को किसी प्रकार से समर्थन या सहयोग करेगा। While the Constitution of India provides that state has no religion, but provides equal protection to all the religions। और उधर क्या है, किसी भी धर्म को किसी प्रकार से कोई संरक्षण नहीं प्राप्त है, लेकिन भारत में क्या है, सभी धर्मों को समान संरक्षण प्राप्त है। जैसा आप जानते हैं आर्टिकल 26 का जो है प्रोविजन, एवरी इंडिविजुअल कह सकते हैं आप, हैज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और उसमें जब फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आप आते हैं तो फ्रीडम ऑफ दिस प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट।
freedom to profess, practice and propagate। तो सभी धर्मों का जो है समान जो है प्रोपोगेट, धर्म को मानना, उसका जो है व्यवहार करना और उसका प्रचार करना, सब कुछ सभी धर्मों को एक समान रूप से प्राप्त है। तो क्या हो जाता है, इट बिकम्स क्लियर दैट द नेचर ऑफ सेकुलर स्टेट ऑफ इंडिया इज डिफरेंट, इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, पहले तो कह दीजिए पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है, एंड इट डिफर्स फ्रॉम द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। साफ साफ यहाँ आपको ये बात बता देनी है, और यही हो गया कि नेचर कैसा है, ठीक, नेचर कैसा है। अब राज्य किसी के लिए कुछ नहीं करेगा, यह भी स्पष्ट है, किससे, तो ये स्पष्ट होता है आर्टिकल 27 से, कि वो कहता है कि स्टेट जो है वो कहीं भी टैक्स से जो पैसा अर्जित करेगा उसको किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशंस में खर्च नहीं कर सकता है। लेकिन ये सारी बातें जो है आपको बहुत ज्यादा लिखने में जगह ही नहीं है, लिखने की अवसर ही नहीं है, तो बस इस तरह से आप सेकुलर स्टेट कह सकते हैं। हाँ, एक और बात है, अगर कोई लिखना चाहे तो इसीलिए इसको जो है भारत को पंथनिरपेक्ष स्टेट कहा जाता है। पंथनिरपेक्ष, ये धर्म से निरपेक्ष नहीं है, निरपेक्ष मीन्स क्या, एज, इसको पंथ निरपेक्ष कह देते हैं, क्यों, क्योंकि किसी एक धर्म को नहीं लेकिन सभी धर्मों को समान संरक्षण दे रहा है। तो किसी एक के साथ लग जाता तो पंथ के सापेक्ष हो जाता, किसी धर्म के साथ हो जाना केवल एक किसी के, तो क्या हो जाता, पंथ सापेक्ष हो जाता। लेकिन पंथ निरपेक्ष है क्योंकि किसी एक धर्म को सपोर्ट ना करके सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण प्रदान करता है, इसलिए यह धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथनिरपेक्ष स्टेट लिखा जाता है, पंथ निरपेक्ष लिखा जाता है। और कहना भी चाहिए, तो आप कह भी सकते हैं अपने उत्तर में कि इस प्रकार इसे पंथ निरपेक्ष स्टेट कहना ज्यादा बेहतर होगा। इसका नेचर कैसा है, पंथ निरपेक्ष जैसा है। और आप नहीं लिखना चाहते तो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। आर्टिकल 25 टू 28 और आर्टिकल 26 का वो बात कहना जरूरी है, वो जरूर मेंशन करिए, बाकी विवादों में नहीं पड़ना है। चलिए, तो ये जो है आपके 8 मार्क्स और 7 मार्क्स के क्वेश्चन इस टेस्ट पेपर के कंप्लीट हुए।